तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब। अगर आप निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका टारगेट निमसेट 2026 या 2027 है, तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। इस वीडियो में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप पूरी कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा और ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, क्या आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या कोई कोर्स वगैरह लेना चाहिए, आपको कोई एक बुक सॉल्व करना चाहिए या मल्टीपल बुक सॉल्व करनी चाहिए, और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस एग्जाम का सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी लड़ाई लड़ने जा रहे हो ना, तो आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए वहां पर किस तरीके की लड़ाई होने वाली है। मान लो आप बंदूक लेकर चले गए और वहां पर तोप वाली लड़ाई हो रही है, तो वो आपको दूर से ही उड़ा देगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्या इस एग्जाम का सिलेबस है और क्या एग्जाम पैटर्न है। आपका ये निमसेट एग्जाम टोटल 120 मिनट का एग्जाम होता है, जहां पर आपके 3 टाइम स्लॉट्स होते हैं। पहले टाइम स्लॉट में आपको टोटल 70 मिनट मिलते हैं और इन 70 मिनट में आपको मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद जो अगला टाइम स्लॉट होता है वो 30 मिनट का होता है और इस 30 मिनट में आपको रीजनिंग के, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद जो आपका आखिरी टाइम स्लॉट होता है वहां पर टोटल आपको 20 मिनट मिलते हैं और आपको इस 20 मिनट में 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के सॉल्व करना है। और यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट का वेटेज अलग अलग होता है। जैसे कि आपके यहाँ पर मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन राइट करने के लिए आपको 12 नंबर मिलते हैं, लेकिन वहीं रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने पर आपको टोटल 6 नंबर मिलते हैं और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी सही करने पर आपको 6 नंबर मिलेंगे, लेकिन इंग्लिश के क्वेश्चन राइट करने पर आपको 4 नंबर मिलेंगे। और यहाँ पर आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि अगर आप मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपके 3 नंबर काटे जाएंगे और अगर आप रीजनिंग का एक सवाल गलत कर देते हो तो आपका 1.5 नंबर काटा जाएगा एंड सो ऑन। तो अब मुझे उम्मीद है आपको इस एग्जाम का पैटर्न समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर जो निमसेट एग्जाम का सिलेबस है उसमें टोटल 4 सब्जेक्ट है। एक आपका मैथमेटिक्स, दूसरा आपका लॉजिकल रीजनिंग प्लस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और तीसरा आपका कंप्यूटर सेक्शन और चौथा इंग्लिश का सेक्शन। अब अगर आपको पूरा सिलेबस एकदम डिटेल में जानना है, टॉपिक वाइज टॉपिक पूरा सिलेबस जानना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो और वहां पर आपको सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी, जहां पर आपको टॉपिक बाय टॉपिक सारा सिलेबस देखने को मिल जाता है। तो आप उस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो और पूरा सिलेबस जान सकते हो। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि कैसे आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो जब प्रिपरेशन करने की बात आती है तो यहाँ पर मेजरली 2 तरीके के बच्चे होते हैं। पहले तो वो जिनके बेसिक्स भी अच्छे नहीं है, जिन्होंने 11th 12th के टाइम पर अच्छे से मैथ नहीं पढ़ी, या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बायो ली थी, तो वो बच्चे कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 12th तक मैथ अच्छे से पढ़ी है, यानी कि उनके बेसिक्स क्लियर हैं। तो ये 2 तरीके के बच्चे हैं। अब ये कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहली कैटेगरी वाले बच्चों की, जिनकी मैथमेटिक्स बिल्कुल ही वीक है, जिन्होंने 12th तक अच्छे से मैथ नहीं पढ़ी। तो उन बच्चों को सेल्फ स्टडी में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उनको एक कोई ऑनलाइन कोर्स ले लेना चाहिए या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी करते हो और आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं आती, तो आप क्या करते हो, आप सोचते हो सबसे पहले मैं क्लास 8th की या 7th की सबसे पहले उसकी मैथ पढ़ लेता हूं, वो बुक सॉल्व कर लेता हूं, एनसीईआरटी की बुक सॉल्व कर लेता हूं। लेकिन ऐसे आपका बहुत सारा टाइम जाता है और जब आपको यहाँ पर नॉलेज नहीं होती, आपने मैथमेटिक्स पढ़ी नहीं होती, तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आते। तो इसलिए आपको सबसे अच्छी चीज ये करना चाहिए, आपको कोई एक ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए और जिस तरीके से वो आपको पढ़ा रहे हैं उनको आपको फॉलो करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी कैटेगरी वाले बच्चों की, जिनकी मैथमेटिक्स ठीक ठाक है, जिन्होंने 12th में भी मैथमेटिक्स पढ़ी थी। तो ऐसे बच्चों के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वो सेल्फ स्टडी कर लें या कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैसे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। जब भी आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपका सबसे पहला टारगेट यही होता है कि आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाए, जहां से आप सारा सिलेबस कवर कर पाओ। और वीडियो लेक्चर्स के लिए आप यूट्यूब पर ही डिपेंड होते हो और यूट्यूब पर इस टाइम पर बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ा देंगे, जो आपको रीजनिंग पढ़ा देंगे, तो आप वहां से सिलेबस कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है, जो आपकी ये मैथमेटिक्स की वीडियोस पड़ी हुई है ना यूट्यूब पर, वो है जेईई मेंस की, जेईई एडवांस की। तो यहाँ पर आपकी मैथमेटिक्स तो सेम होती है, तो इसलिए आप उससे आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन आपको कुछ बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात तो ये, जो आपका निमसेट एग्जाम है, यहाँ पर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो वो टॉपिक्स में आपको अपना टाइम जाया नहीं करना है। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके किसी टाइप के क्वेश्चंस आते ही नहीं है, तो आपको ये सारी चीजें देखनी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनके आप पहले क्वेश्चन देख लो। मान लो आपको ये टॉपिक पढ़ने वाले, तो आप देख लो सबसे पहले सिलेबस में जाकर देखो वो टॉपिक आपके सिलेबस का पार्ट है या नहीं है। और अगर सिलेबस का पार्ट है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखो और समझो कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर कोई आपका पैटर्न छूट जाता है तो वो आप डायरेक्टली सर्च करके यूट्यूब पर किसी टीचर से पढ़ सकते हो। उसके अलावा आपको रिसोर्सेज ढूंढने में प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और आपको जो ये प्लेलिस्ट है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, एकदम फ्री है सब कुछ। तो आप वहां पर जाओ और उन प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो और वहां से एक सीक्वेंस में पढ़ना शुरू करो, क्योंकि वहां पर मैंने हर एक सीक्वेंस में
एकदम मतलब आपको पहले कौन सी वीडियो देखना चाहिए, फिर अगली कौन सी वीडियो देखना चाहिए, पूरे सीक्वेंस में वो प्लेलिस्ट बनाई है, तो उनसे आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। तो आपको ऐसे वीडियो लेक्चर्स देखने हैं और सिलेबस कवर करना है। अब इसके बाद दूसरी चीज ये आती है कि आप वीडियो लेक्चर्स देख तो लोगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर कोई क्वेश्चंस में हमें डाउट आता है तो उन क्वेश्चंस का मैं डिस्कशन कहां पर करूं। तो उसके लिए मैंने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जहां पर आप अपने डाउट पूछते हो, दूसरा बच्चा उसे सॉल्व करता है, दूसरा बच्चा कोई डाउट्स अपने पूछता है तो आप उसे सॉल्व करते हो, तो आप आपस में वहां पर डाउट्स का डिस्कशन कर सकते हो। उन व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाओ और वहां से जाकर उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो, एकदम फ्री है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया ठीक है, हमने वीडियो लेक्चर देखे, हमने वहां से थ्योरी समझ ली, लेकिन फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए हम कौन सी बुक सॉल्व करें? क्या हमें कोई एक बुक सॉल्व करनी चाहिए या मल्टीपल बुक सॉल्व करनी चाहिए? हमने बुक्स पर लास्ट ईयर भी वीडियो बनाई थी, जहां पर मैंने आपके साथ 6 से 7 किताबें शेयर की थी। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, भैया हम कौन सी बुक परचेस कर लें। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक नाम बताऊंगा, वो एक बुक आप डायरेक्टली परचेस कर लो और इस एक बुक को आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। उस बुक का नाम है अरिहंत एमसीए कंप्लीट पैकेज बुक। ये एक बुक आपके इस एग्जाम के लिए इनफ है, आपको कोई और दूसरी बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर डायरेक्टली इस बुक को परचेस कर सकते हो। अब यहाँ पर आपने वीडियो लेक्चर्स देखे, उसके बाद आपने बुक सॉल्व की, उसके बाद जो आपको तीसरी चीज करनी है वो आपको ये करना है कि आपको एक टेस्ट सीरीज परचेस कर लेनी है, क्योंकि टेस्ट देना स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, आपने पहले वीक मान लो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो, आपने थ्योरी वाइज अच्छे से पढ़ ली, उसके बाद आपने बुक के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, लेकिन आपको उसका टेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आपको यह मालूम चलता है आपने कितने बेहतर तरीके से अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड किए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपने क्वेश्चन तो सारे सॉल्व किए, लेकिन जब आप टेस्ट दे रहे हो आपसे क्वेश्चन ही नहीं बन रहे। तो इसलिए आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देना बहुत जरूरी है अपने एकदम इनिशियल डेज से। तो आपको क्या करना है, एक टेस्ट सीरीज परचेस कर लेनी है, जहां पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलते हैं, यानी कि जो आपके मॉक वगैरह होंगे वो सारी चीजें उसमें कवर हो जाती है। तो आपको एक टेस्ट सीरीज जरूर परचेस कर लेनी है, क्योंकि इस एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको दो चीजें और चाहिए होती हैं। आपको एक चाहिए होती है स्पीड और दूसरी चाहिए होती है एक्यूरेसी। क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप जो आपका रियल पेपर होगा ना, जो आपका मेन एग्जाम होगा निमसेट का, वहां पर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। या अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है, तो वहां के अगर 120 क्वेश्चन आते हैं, आपने 100 भी अटेम्प्ट कर लिए और आपने वहां पर 20-30 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो बर्बाद हो गया पेपर। तो इसलिए स्पीड और एक्यूरेसी ये दोनों चीजें जरूरी हैं, और ये दोनों चीजें आती हैं टेस्ट दे देकर, और ये आपकी दोनों चीजें आप एक दिन में नहीं सीख सकते। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। आप इनिशियल डेज में कुछ गलतियां करोगे, फिर उन गलतियों को सुधारोगे, तो इसलिए आपको स्टार्टिंग से टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो आप एक टेस्ट सीरीज जरूर परचेस कर लेना। और अगर आपको टेस्ट सीरीज से रिगार्डिंग थोड़े भी डाउट है कि हम किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज लें, तो उसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हो। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं आपको बता दूंगा कि आप किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले सकते हो। तो इस तरीके से आप सेल्फ स्टडी करके भी आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको कोई भी कोर्स वगैरह ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो सेल्फ स्टडी के साथ कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं, और उनके पास इतना बजट है कि कोई ऑनलाइन कोर्स वगैरह परचेस कर सकते हैं या ऑफलाइन कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्या कोचिंग होती है निमसेट की, निमसेट की कोचिंग में क्या पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस होता है, तो वो सारी चीजें मैं आपको अभी बता देता हूं। तो यहाँ पर आप कोचिंग्स को दो तरीके से ज्वाइन कर सकते हो, या तो आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो या ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूं। ऑफलाइन कोचिंग का मतलब होता है कि आपको कोचिंग में जाकर वहीं पर क्लास वगैरह अटेंड करनी है, और ऑनलाइन में क्या होता है, आपका सारा कुछ ऑनलाइन होता है, वहां पर आपको कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है। तो आपके ऑफलाइन में क्या होगा, ऑफलाइन में आपकी वहीं पर क्लासेस होंगी, और मान लो आप दूसरे शहर के बच्चे हो, तो आप वहीं जाकर हॉस्टल में रहोगे, तो आप वहीं पर क्लास लोगे और पूरा दिन आप कोचिंग में बैठोगे और वहीं पर रहकर पढ़ाई करोगे। और दूसरी तरफ आपका जो ऑनलाइन होता है ना, यहाँ पर भी सेम चीज होती है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑफलाइन नहीं बैठना। जो ऑफलाइन में आपकी क्लास होगी वही सेम क्लास आपको ऑनलाइन पर लाइव दिखाई जाएगी। तो आपको ऐप में एक्सेस मिल जाएगा, वहीं पर आप ऑनलाइन में लाइव क्लास का एक्सेस मिलेगा, तो वहीं से आप पढ़ोगे। उसके अलावा वो क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी आपको मिल जाएंगी। तो बस ये एक डिफरेंस होता है आपके ऑफलाइन में और ऑनलाइन में, बाकी की सारी चीजें सेम होती हैं। अब यहाँ पर ऑनलाइन में भी बहुत बड़ी कैटेगरी आ जाती है। जैसे ऑनलाइन में कुछ होते हैं आपके लाइव कोर्स, कुछ होते हैं आपके रिकॉर्डेड कोर्स, कुछ आपके और भी अलग अलग तरीके के कोर्स होते हैं। क्योंकि जो आपका लाइव कोर्स होता है उसका प्राइस ज्यादा होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप रिकॉर्डेड कोर्स भी ले सकते हो, जहां पर सारी चीजें सेम होंगी, बस आपको क्लासेस लाइव फॉर्मेट में ना मिलकर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगी। उसके अलावा अलग अलग कैटेगरी के कोर्सेज होते हैं, वो जब भी कोचिंग वाले वो कोर्स ज्वाइन करें तो आप उनकी वो वाली वीडियो देख सकते हो, वहां पर वो सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको सारा समझ में आ गया होगा कोचिंग के बारे में। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कंफ्यूज हो गए होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि हम सेल्फ स्टडी कर लें या कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लें। यहाँ पर मेरा आपको सिंपल सा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो हाँ, आपको डायरेक्टली एक ऑनलाइन कोर्स वगैरह ले लेना चाहिए, क्योंकि आपकी उससे कंसिस्टेंसी बन जाती है। उसके अलावा आपको कंटेंट ढूंढना नहीं पड़ता है, आपका पूरा फोकस पढ़ाई पर होता है, बाकी कोचिंग वाले देखते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको मालूम नहीं होता, आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, आप उसके डेप्थ में पढ़ते जा रहे हो, आपको मालूम नहीं है आपको रुकना कहाँ है। उसके अलावा कंसिस्टेंसी भी मेंटेन नहीं हो पाती। बहुत सारे बच्चों की 10 में से 9 बच्चों का यही हाल होता है कि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं सेल्फ स्टडी के साथ। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको डायरेक्टली एक कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं सोचना है।
और अगर आपको कोचिंग से रिलेटेड थोड़ा सा भी डाउट है कि हम कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, तो उसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हो। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान आप कोई भी टॉपिक कवर कर रहे हो तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या आपने कोई भी कोर्स वगैरह ले रखा हो, डज नॉट मैटर। सबसे पहला स्टेप, आपको एक वीडियो लेक्चर देखना है। आपने अगर कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर रखी है तो आपको वो क्लास देखनी है। आपने वो वीडियो लेक्चर देख लिया, आपने वो क्लास अटेंड कर ली, उसके बाद आपको शीट सॉल्व करनी है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको टेस्ट सीरीज में भी वो शीट मिलेगी, और अगर आपने कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर रखी है तब भी आपको शीट मिलेगी, तो आपको वो शीट सॉल्व करनी है। तो पहला स्टेप था आपने वीडियो लेक्चर देखा, दूसरा स्टेप था आपने शीट सॉल्व की। अब तीसरा स्टेप है आपको बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं बुक में उस टॉपिक के, वो आपको सारे सॉल्व करने हैं। तो ये आपका तीसरा स्टेप था। उसके बाद चौथा स्टेप आता है आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स आपको जरूर बनाने हैं, क्योंकि जब लास्ट के टाइम आता है ना, तब आपको समझ में नहीं आता हम कहां से पढ़ें। और अगर आप नोट्स बनाते हो तो आपके दिमाग में एक विजुअल इमेज आती है, जिससे आप बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से उन चीजों को मेमोराइज कर पाते हो, उन फॉर्मूले को मेमोराइज कर पाते हो। जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाते हैं। तो आपको चौथा स्टेप है आपको नोट्स बनाने हैं। उसके बाद आपका पांचवा स्टेप है आपको वीक के एंड में उस टॉपिक का टेस्ट जरूर देना है। आपको ये नहीं सोचना है मेरे नंबर कम आ रहे हैं तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, ये सारी चीजें आपको नहीं सोचना है, आपको टेस्ट जरूर देना है। उसके बाद जो छठवां स्टेप है वो ये है कि आपको उस टेस्ट का एनालिसिस करना है। आपको ये देखना है आपके कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, आपको ये देखना है कौन से क्वेश्चंस आपके छूट गए हैं। एनालिसिस पर हमने अलग से वीडियो बनाई है और हम विद द टाइम वीडियोस बनाते रहेंगे, तो वो आप वीडियो देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ये आपकी पहली वीडियो है, आपकी इनिशियल वीडियो है, तो आपको कैसे स्टार्ट करना है वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है, ये 6 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले वीडियो लेक्चर देखा, दूसरा शीट सॉल्व किया, उसके बाद तीसरा आपको क्या करना है, आपको बुक सॉल्व करनी है, चौथा आपको नोट्स बनाने हैं, पांचवा आपको टेस्ट देना है, छठवां उस टेस्ट का एनालिसिस करना है। तो इस तरीके से एक एक करके आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। इसके बाद जो आपको अगली चीज ये याद रखनी है कि अब आपको रीजनिंग भी अच्छे से पढ़नी है। मैंने लास्ट ईयर तक जितनी भी वीडियो बनाई है उसमें मैं साफ बोलता था कि आप मैथ पर फोकस कर लो, क्योंकि मैथ का वेटेज सबसे ज्यादा है। 600 नंबर की आपकी मैथ आती है, टोटल 1000 नंबर का पेपर है। और अगर आपने मैथ पढ़ ली तो आप मैथ के बेसिस पर क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और रीजनिंग के अगर आपने मॉक एग्जाम दिए ना, तो धीरे धीरे आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन भी सॉल्व होने लगते हैं। तो इसलिए आपको अलग से रीजनिंग नहीं पढ़नी। लेकिन जब ये हो गया है कि आपको अलग से 30 मिनट मिलते हैं रीजनिंग के लिए, ये 30 मिनट आप दूसरे सेक्शन पर मूव नहीं कर सकते, आप मैथमेटिक्स पर नहीं जा सकते, आप कंप्यूटर पर नहीं जा सकते, तो आपको यहाँ पर रीजनिंग ही सॉल्व करनी है। तो स्टार्टिंग से आपको रीजनिंग पढ़ना भी स्टार्ट करना है। रीजनिंग को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि रीजनिंग आपकी अच्छी खासी लेवल की आती है, ईजी नहीं आती। तो इसलिए आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से ही रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट करना है। और आप रीजनिंग कैसे पढ़ सकते हो, ऑलरेडी मैंने आपको प्लेलिस्ट दी है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप रीजनिंग पढ़ लो। उसके साथ साथ आप एक कोई भी बुक सॉल्व कर लो, जैसा कि मैंने आपको बताया अरिहंत एमसीए कंप्लीट पैकेज। उस बुक में आपको रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर सेक्शन, मैथमेटिक्स सब कुछ मिल जाता है। तो आपको वही बुक सॉल्व करनी है, उस बुक में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। अब इसके बाद मेरा आपको एक सजेशन रहेगा, आपको वीडियो के लूप में नहीं फंसना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वीडियो लेक्चर्स देखते जाते हैं और एट द एंड जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनसे क्वेश्चंस नहीं बनते, क्योंकि जो आपकी मैथमेटिक्स है वो आपकी प्रैक्टिस करने से आएगी। जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठेंगे। आप पन्ने पलटने से मैथमेटिक्स नहीं सीख सकते। मैथमेटिक्स अगर आपको सीखनी है तो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फॉर्मूले अपने आप याद हो जाते हैं। मान लो अगर आपको एक फॉर्मूला याद करना है ना, तो फॉर्मूला याद मत करो, उस फॉर्मूले के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपको वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वीडियो के लूप में नहीं फंसना है। क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक वीडियो लेक्चर है, कोई आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप मान लो, तो वो एक टीचर से पढ़ेंगे, फिर वो दूसरे टीचर से पढ़ने लगते हैं, फिर तीसरे टीचर से पढ़ने लगते हैं। इतने वीडियो लेक्चर आपको नहीं देखना, एक टीचर की वीडियो आप देख लो और बस उसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पर ज्यादा फोकस करना है, रेदर देन कि आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो। अब इसके बाद एक सवाल बच्चों के दिमाग में जरूर आता है कि भैया हमें कितने टाइम में सिलेबस कवर करना चाहिए, क्या आइडियल टाइम है सिलेबस कवर करने का। तो देखो, इसके लिए सीधी सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उसे अच्छे से कवर करो। जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो एक क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने में आपको 1 घंटा भी लग रहा है ना, तो उसे 1 घंटा दो। जब तक वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं बैठ जाता, आपको उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। क्योंकि जो आपका फाइनल पेपर होगा वहां पर आपके नए क्वेश्चन आएंगे, तो वो क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। और कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं जब आप एक क्वेश्चन को जब तक नहीं छोड़ते, जब तक वो अच्छे तरीके से आपके दिमाग में नहीं बैठ जा रहा। आपको ये नहीं करना आंसर निकल गया ठीक है आगे बढ़ो, जब तक आपका माइंड सेटिस्फाई नहीं हो जा रहा है उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से, तब तक आपको वो क्वेश्चन समझते रहना है। तो इसका आइडियल टाइम क्या है, तो मैं ये कहूंगा जब आपका एग्जाम के 3 महीने बचेंगे उससे पहले आप कवर करने का ट्राई करो। आप 3 महीने से पहले सारा सिलेबस कवर कर लो, क्योंकि आपको लास्ट 3 महीने है ना जो रिवीजन पर और मॉक एग्जाम के लिए देना है। तो हाँ, 3 महीने से पहले आप अपना सारा सिलेबस कवर कर लेना। तो इस तरीके से आप सारी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। अब इसके अलावा कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपका ये निमसेट एग्जाम टोटल 1000 नंबर का आएगा, 1000 नंबर का पेपर है, और अगर आप 600 नंबर ले आते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको अच्छा एनआईटी मिल जाएगा। और पेपर कितना भी इजी क्यों ना आ जाए, कितना ज्यादा से ज्यादा कट ऑफ क्यों ना चले जाए, आपको 600 नंबर में जरूर एनआईटी मिल जाता है। तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है।
बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि 1000 में 1000 नंबर ले आए, और 1000 में 1000 नंबर लाने के चक्कर में उनके 400 नंबर भी नहीं आते। तो इसलिए अपने आप को आप शांत रखो, एकदम फोकस रखो और केवल पढ़ते रहो। अगर आप अपना 100% देते हो ना तो आपका रिजल्ट भी 110% ही आएगा। जैसी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उससे अच्छा ही आएगा। लेकिन अगर आप अपने दिमाग में रिजल्ट रिजल्ट सोचते रहोगे ना तो आपकी पूरी प्रिपरेशन बर्बाद ही होने वाली है। आप ट्रस्ट करो प्रोसेस को, आप रिजल्ट के पीछे मत भागो, वो आपका जैसा आप रिजल्ट सोच रहे हो उससे बेहतर ही आएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपने दिमाग में सिंपल सी चीज ये रखनी है कि 1000 नंबर का पेपर है, 600 नंबर में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और 600 नंबर लाना बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो मुझे उम्मीद है अब आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा निमसेट एग्जाम के बारे में और कैसे आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, बाय।